हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकेंड ईयर MCO 4 यूनिट नंबर 5 का थर्ड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक था हमारा गवर्नमेंट की क्या क्या रेगुलेटरी पॉलिसीज थी 1990 से पहले और क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या न्यू पॉलिसी पैकेज आए 1991 में। अब आज का हमारा थर्ड टॉपिक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में ओवरव्यू देखते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या था? द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम फैरा के नाम से बोलते हैं, 1973 with highly restrictive provision as regard foreign exchange dealing has replaced by the Foreign Exchange Management Act FAMA 1999, which came into effect from January 1st 2000. The new act has the primary objective of facilitating external trade एंड पेमेंट एंड प्रोमोटिंग orderly डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इसमें फर्स्ट जो हमारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था वो था हमारा फैरा। फैरा जो 1973 में ये आया था, इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन थी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, फॉरेन डीलिंग से रिलेटेड। तो उन रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए, ट्रेड को एनहेंस करने के लिए हमने इस एक्ट को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। किसके साथ? फैमा के साथ। फैमा 1999 के साथ रिप्लेस कर दिया। लेकिन ये इफेक्ट में कब आया था, कब से लागू हुआ था? 1 जनवरी 2000 से ये लागू हुआ था, इफेक्ट में आया था। साथ ही साथ इस एक्ट को लाने का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम जो एक्सटर्नल ट्रेड था, जो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट था, उसको बढ़ावा दे सके, अच्छे से सही से हम क्या कर सके, पेमेंट कर सके। ठीक है, साथ ही साथ अपनी डेवलपमेंट कर सके और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी हम क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो फर्स्ट एक्ट हमने जो पढ़ा है वो है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, यानी कि फैरा को रिप्लेस करके फैमा आया, जिसमें फैरा में जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी उनको हटा दिया गया फैमा के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ये था। उसके बाद आता है हमारा कीपिंग इन व्यू द इनपरफेक्शन of a market economy, the government has enacted the Competition Act 2003 to ensure fair competition by prohibiting trade practices which may cause appreciable adverse effect on the market condition। तो यही था कि मार्केट के अंदर जितने भी मार्केट इकोनॉमी में जितनी भी इम्परफेक्शंस थी, जितनी भी कमियां थी, जितनी भी खराबियां थी, उसको हटाने के लिए, जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि जो भी सेक्टर पब्लिक के पास थे उनको हटा के अब प्राइवेट सेक्टर को भी क्या कर दिया, अनुमति दे दी कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर भी उसके अंदर आ सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ सेक्टर ऐसे थे जो स्मॉल स्केल के पास रहते थे, लार्ज सेक्टर जो है उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते थे, उसके अंदर काम नहीं कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ भी हटाई कि जो लार्ज स्केल सेक्टर है वो भी आके उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी गवर्नमेंट ने वो हटा दी और कंपटीशन को मार्केट में लाया गया, ताकि जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको ख़त्म किया जा सके और फेयर कंपटीशन से ही अच्छे से अच्छे प्राइस पे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी जो है कस्टमर को प्रोवाइड की जाए। गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट मार्केट, सर्विस सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव अंडरलाइन द पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो इसमें यही कहा गया है कि किस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसी आई थी, क्या क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस हमारी इकोनॉमी में किए थे, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, यानी पब्लिक सेक्टर में भी चेंजेस लाए, प्राइवेट सेक्टर में भी चेंजेस लाए गए थे। जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी उन सारी रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया था। पहले ये कहा गया था कि हम इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करेंगे, कम से कम इंपोर्ट करेंगे, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है उन्हीं का इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत थी। इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत थी और कुछ हद तक जो है रिस्ट्रिक्शन भी थी कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एंटर नहीं कर सकते या लार्ज स्केल सेक्टर एंटर नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो आई थी, ठीक है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसका मेन मोटिव यही था कि जितने रिस्ट्रिक्शन है उनको हटाया जाए, लिबरलाइजेशन, LPG लाया जाए, यानी कि ईजिली कोई भी किसी काम को कर सकता है, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए और फेयर कंपटीशन मार्केट में लाया जाए। इंस्टीट्यूशनल एजेंसी रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एंड Institutional agency regulating economic and business activity at the national and sectoral level. These agencies have been set up either by Parliament or State Assembly or under provision of Legislative Act. ठीक है, तो as for the law regulating the business activity, the important one are as follow. क्या क्या थे इम्पोर्टेंट, क्या क्या लॉज जो थे वो लाए गए थे हमारी कंट्री के अंदर। फर्स्ट जो लॉ था
वो था बेसिक बिजनेस लॉ। ये लॉ क्यों लेके आए थे? ये लॉ इसलिए लाए गए थे ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छे से रन करे, अच्छे से डेवलप करे, अच्छे से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो, कोई भी जो है लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो। अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह राइज होते हैं तो इन लॉ के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उन डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेसिक जो लॉ था वो था बेसिक बिजनेस लॉ। इसके अंदर कौन कौन से एक्ट आए थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1940 एंड आर्बिट्रेशन एक्ट 1910। इसके बाद आता है हमारा बिजनेस प्रोटेक्शन लॉ, जिसके अंदर आता है कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में आता है कि किस तरीके से हम बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट राइज हुआ है तो उसकी रिगार्डिंग कोई लॉ है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, कोई हार्म करता है तो उसकी रिगार्डिंग भी लॉ है कि तुमने इस लॉ को तोड़ा, उसके लिए उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो किस तरीके की लॉ है? वाटर से रिलेटेड लॉ है, एयर से रिलेटेड लॉ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड लॉ है। तो इस तरीके के लॉ जो है वो बनाए गए ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, कोई हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर कौन कौन से लॉ आते हैं? कंपनी एक्ट 1956, ठीक है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, कंपटीशन एक्ट 2000, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, 2002। तो ये सारे एक्ट जो है हमारे आए थे जिसके किसके अंदर? कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉ बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की डिस्प्यूट वगैरह को सॉल्व किया जाए, हमारे इन्वायरमेंट को, बिजनेस को, कॉर्पोरेट को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद आता है सिक्योरिटी रेगुलेटेड लॉ। सिक्योरिटी रेगुलेटेड लॉ में क्या है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। उसके बाद आया लेबर से रिलेटेड, लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है लेबर लॉ एक्ट। फैक्ट्री एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये इस तरीके के एक्ट बनाए हैं। इसी तरीके से मिसलिनियस रेगुलेटरी एक्ट है, ठीक है। बाकी जितने भी एक्ट है वो इसके अंदर आते हैं। हर एक चीज़ से रिलेटेड जो है वो क्या बनाए हुए हैं? एक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बिजनेस बेसिक बिजनेस लॉ से रिलेटेड क्या एक्ट था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? इट इज़ वेल नोन दैट मोस्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसमें यही कहा गया है कि जितने भी एग्रीमेंट हैं, जितने भी हमारे बीच में एग्रीमेंट होते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में हैं, यानी कि अगर वो रूल्स और रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो इट इज़ वेल नोन दैट मोस्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये पहले से पता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो किस बेस पे होते हैं? कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में बना होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे किसी भी तरीके की बिजनेस ट्रांजेक्शन को किया जाता है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ये तो आपको पहले ही पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद आता है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो किस में इंक्लूड होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर इंक्लूड है। विच डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफाई द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम एनफोर्सेबल एट law. It lay down the various mode by which a contract can be discharged and specific remedy in case of its breach. तो बेसिक बिजनेस लॉ ये कहता है कि कोई भी दो पार्टीज या कितनी पार्टीज मिलकर आपस में कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसी भी तरीके की बिजनेस डीलिंग करती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन करती है, तो उससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए? उन बिजनेस पार्टनर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा होता है कि दोनों पार्टीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या उनको कंडीशन फुलफिल करनी है इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। मान लो अगर कोई भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, इस लॉ के अंदर वो सारी चीज़ें बताई गई है। तो ये होता है हमारा बेसिक बिजनेस लॉ। द एक्ट ऑल्सो डील्स with certain special types of contract like the contract of indemnity, guarantee act, bailment act and pledge, an agency in respect of which it highlights their and the right and duties of the parties involved। यानी कि बेसिकली यही कहा गया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बल्कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आते हैं वो सारे के सारे ये बताते हैं कि पार्टीज की क्या क्या राइट्स है, क्या क्या ड्यूटीज़ है। अगर इन पार्टीज ने
अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी राइट्स ड्यूटी है, जितनी भी कंडीशन है उनको फुलफ़िल नहीं किया, तो क्या-क्या रेमेडीज़ उसके लिए है, क्या-क्या पनिशमेंट उनको दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि किसी भी तरीके का फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज़ ना हो, किसी भी तरीके का किसी भी पार्टी का लॉस ना हो। मान लो किसी एक पार्टी ने कहा कि मैं आगे फ्यूचर में जाके तुम्हें एक जो है वो कार सेल करूँगा, ठीक है, इस प्राइस पे सेल करूँगा, लेकिन कोई और पार्टीज आ गई है वो उससे ज़्यादा प्राइस उस कार के देने के तैयार है, तो उस पहले वाले पार्टी को वो मना कर देगा। तो उससे क्या होगा, उसका टाइम भी वेस्ट होगा और जितना भी मनी वगैरह उसने स्पेंड किया वो भी वेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है कोर्ट में जाके उस पार्ट डीलर के अगेंस्ट, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है ताकि अपने इंटरेस्ट को सेव किया जा सके किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच वाज रिपील्ड एंड री एनेक्टेड एज सेपरेट लेजिस्लेशन इन 1930। तो इसमें यही कहा गया है कि जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो किसका पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, लेकिन इसको क्या कर दिया, अब एक सेपरेट एक्ट के थ्रू जो है वो देखा जाता है, ठीक है। तो 1930 में क्या कर दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को सेपरेट कर दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंक्लूड प्रोविजन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल एंड क्लेम एंड मनी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, सेल्स ऑफ गुड के एक्ट के अंदर कौन सी चीज़ें आती है, किस तरीके की गुड्स की सेल की बात की गई है, वो सारी की सारी चीज़ें जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है, मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है, लेकिन उसमें वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी जो ऑक्शनेबल नेचर की है, ठीक है। उसके बाद आता है द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर एज वेल एज स्टैंडिंग क्रॉप्स, ठीक है। इसके बाद आता है अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्रेस स्टिपुलेशन यानी कि कंडीशंस और वारंटी विच द पार्टीज में have agreed upon at the time of entering into the contract, the act has specified certain implied condition and warranty which are deemed to be incorporated in every contract of sales of goods। इसमें ये कहा गया है कि मान लो पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनता है अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो उसमें कुछ एक्सप्रेस कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो पहले से बता देते हैं कि तुम्हें ये कंडीशंस को, ये टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना होता है। लेकिन कुछ ऐसी इम्प्लाइड कंडीशन होती है जो कि गिवन नहीं होती उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन उसको भी उनको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, क्योंकि ये सारी की सारी हमारे लॉ के अंदर लिखी होती है, मेंशन होती है। There are also provisions for determining the exact moment when the properties in the goods may be taken to have passed from the seller to the buyer and the rules regarding delivery and payment and the rights of an unpaid seller। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर यही बताया जाता है कि कौन से समय पे, ठीक है, कब जो है वो जो ओनरशिप है किसी भी गुड्स के रिलेटेड वो कब सेलर से बायर तक जाएगी, किस तरीके से जो बायर है वो पेमेंट करेगा, किस तरीके से सेलर जो वो डिलीवरी करेगा, या बायर किस तरीके से डिलीवरी लेगा, यानी कि दोनों ही पार्टीज़ की क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या ड्यूटीज़ है, वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही मेंशन होती है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड जो है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, लाइक द लॉ रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ गुड्स, द लॉ ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो form a part of the Indian Contract Act till 1932 when it was enacted separately as the Indian पार्टनरशिप एक्ट। यानी कि इसमें यही कहा गया है कि जैसे कि हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट था जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, इसी तरीके से हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, लेकिन 1932 में इसको क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। पार्टनरशिप डिफाइन as a relationship between person who agree to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप होती क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। पार्टनरशिप यही होती है कि जब दो से ज़्यादा लोग मिलके मिलके काम करते हैं, किसी भी बिजनेस को रन करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, ठीक है। उसमें जितनी भी राइट्स होते हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो शेयर करते हैं, वो बांट लेते हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीज़ें पहले से ही मैंशन होती है, ठीक है। तो यही होती है पार्टनरशिप। कलेक्टिवली द पार्टनर्स में बी नोन एज अ फर्म। कलेक्टिव अगर वो मिलके काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म। एंड रन बाय द बिजनेस अंडर अ फर्म नेम, और जो भी बिजनेस होता है उनका वो पार्टनरशिप के नाम से नहीं बल्कि उस फर्म के नाम से चलता है। होते वो पार्टनर्स हैं, मिल के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। ये पहले से स्पेसिफाई किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वो कितना प्रॉफिट लेंगे, इक्वली शेयर करेंगे या अपने अपने प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग शेयर करेंगे कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, जितना वो वर्क करेंगे, ठीक है। तो जो कलेक्टिवली उनके फर्म का नाम होता है
उससे ही उनका जो बिजनेस है वो रन करता है, बट द फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। जैसे कि कंपनी और कंपनी का ओनर जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो बिजनेस फर्म है उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, अगर जब तक जो पार्टनर है वो स्पेसिफाई नहीं करते उस कॉन्ट्रैक्ट में कि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तब तक उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड ही रहेगी। मान लो अगर बिजनेस बेच के भी वो किसी की लाइबिलिटी को पे नहीं कर पाए, अपनी लाइबिलिटी को बिजनेस बेच के भी नहीं पे कर पाए, तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को दे के ही वो पेमेंट करनी पड़ेगी, जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होगा कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो दाव पे नहीं लगेगी अगर वो अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाए तो इसमें ये कहा गया, द एक्ट हैज़ अमंग अदर थिंग्स प्रोवाइडेड फॉर द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर विच आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं आपस में, तो हर एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी राइट, अपनी ड्यूटीज़ को पहले से ही मेंशन कर देता है, ताकि किसी भी तरीके की डिस्प्यूट्स, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्म्स के अंदर ना हो। It is clearly laid down that every partner is liable jointly with all the other partners and also severally for all the act of the firm and his liability is unlimited। तो मैंने यही कहा कि उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस जो होता है इनका वो सेपरेट नहीं होता उनके पार्टनर से, जब तक वो स्पेसिफिकली मेंशन ना कर दे कि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। As indicated in the Partnership Act, the dissolution of a partnership firm is possible in various ways, like mutual agreement by notice of dissolution in the case of partnership at will, by operation of law when its business become illegal or when all the partners बट वन बिकम इंसॉल्वेंट। तो इसमें ये कहा गया कि किस तरीके से उस पार्टनरशिप फॉर्म को ख़त्म किया जाएगा, डिसॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं इसको ख़त्म करने के, या तो म्यूचुअली एग्री करते हैं कि भाई अब बस हो गया, अब हम और इस बिज़नेस को नहीं करना चाहते, अब हम अपना अपना अलग अलग बिजनेस करेंगे, मैं साथ में मिलके नहीं करना। या तो वो म्यूचुअली एग्री हो चुके हैं सारे कि हाँ हम अपना अपना अलग करेंगे, पार्टनरशिप को और कंटिन्यू नहीं कर सकते, म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो डिसॉल्व कर सकते हैं। या फिर क्या होता है कि कोई भी पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या किसी भी पार्टनर की जो है डेथ हो जाती है, इन केसेस में वो क्या कर सकते हैं, अपने पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। The act also laid down the mode of settlement of account between the partners in the event of the dissolution of the firm। यानी कि फर्म को अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो किस तरीके से पे की जाएंगी, कौन उस एसेट्स को लेगा, या किस प्रोपोर्शन में जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सारे के सारे उसके लिए क्या किया जाता है, एक अकाउंट को मैनेज किया जाता है, सेटल किया जाता है जब भी जो फर्म है उसको डिसॉल्व किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 क्या कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स आर वाइडली यूज इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, as these are not only transferable by endorsement and or delivery, but the holder in due course, that one who received the instrument for value and without notice of any defect in the title of the transferor acquire a valid title even if the previous holder title is found to be defective। तो यही होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं तो उसके बदले में एक इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं कि हम ये पेमेंट जो है आपको इस डेट पे कर देंगे, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यही होता है कि मान लो मैंने किसी से कोई सामान या परचेज़ किया, बट उसको मैंने पेमेंट करने की जगह मैंने उसको एक नोटिस पकड़ा दिया कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कि ये पेमेंट जो है मैं आपको इस डेट तक कर दूंगा, ठीक है। उसको हम प्रोमिसरी नोट भी कह सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं, चेक भी कह सकते हैं, ठीक है। हम चेक भी दे सकते हैं, ये भी एक प्रोमिसरी नोट होता है कि हम पेमेंट कर रहे हैं। The act has defined a check as a bill of exchange drawn on a specific banker and payable only on a demand. It has promissory provision related to the effect of closing of check, marking and alteration of check, duties and responsibility of paying bank, protecting of a collecting bank and duties and responsibility of the collecting banker। तो इसमें ये हम चेक की अगर हम बात करें तो चेक क्या होता है, एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है एक तरीके से, ठीक है। तो चेक भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। कई बार क्या होता है, क्रॉस चेक किया जाता है, डबल लाइन जो है जो भी चेक होते हैं उसके कॉर्नर पे लगा दी जाती है। कई बार कहा जाता है कि बैंक एक तरीके से क्या होता है, उस पर कोई भी अगर चीज़ की जाए, ठीक है, जैसे क्रॉस चेक कर दिया, तो एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है बैंकर को कि ये जो अमाउंट है उसके बैंक अकाउंट में ही जाना चाहिए, किसी और को ये पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है, जिसका नाम है उसी को ये पेमेंट करनी है।
तो इस तरीके की इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कई बार बैंक को दी जाती है। यह था हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, जिसके अंदर क्या होता है, एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट होता है कि हम ये पेमेंट आपको कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, विच डील्स विद द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द पार्टीज टू थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट: promissory note, bill of exchange, and check. However, bank note draft, share warrant, period debenture, dividend warrant, scripts, and treasury bill are also recognized as negotiable instrument by usage. इसके बाद आता है हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट 1940. इट इज़ द प्रोसीजर इन विच अ डिस्प्यूट इज सबमिटेड बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू वन और मोर arbitrators who make a binding decision on the dispute. In choosing arbitrator, the parties opt for a private dispute resolution procedure instead of going to court. तो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 कहता है कि मान लो पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, पार्टीज ने ये सेटल पहले से नहीं किया कि अगर मान लो हमारा डिस्प्यूट अराइज होता है हमारे बीच में, तो हम कहाँ पे जाके इसको सॉल्व करेंगे, कौन से कोर्ट में जाएंगे, किस तरीके से। तो डिस्प्यूट होने के बाद क्या करती है, पार्टीज आपस में सलाह करती है और वो कोर्ट में ना जाके, कोर्ट के बाहर रह के अपने डिस्प्यूट को किसी आर्बिटर के थ्रू सॉल्व कराने की कोशिश करती है, तब उसको हम बोलते हैं आर्बिटर एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग टाइम जो है वो कम लगता है। दोनों पार्टी जो है अपने हिसाब से टाइम चूज़ कर सकती है, अपने हिसाब से जो है वो काम कर सकती है, कॉस्ट कम लगती है एज़ कम्पेयर टू कोर्ट, और जल्दी से जल्दी उनको सोल्यूशन मिल जाता है। हो सकता है कि अगर हम कोर्ट में जाएं तो एक स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड जो है हमारा डिस्प्यूट हुआ है उसके बारे में उनको इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन अगर हम उस स्पेसिफिक पर्सन के पास जाएंगे जिसको उस बिज़नेस की नॉलेज है, तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा और अच्छे से जो है वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हेल्प कर पाएगा। तो आर्बिट्रेशन एक्ट जो है तब बनाया गया था ताकि क्या होता है ना कि आपको डिस्प्यूट बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है, ठीक है, और उस पर्सन के थ्रू करना होता है जिसको उस बिज़नेस की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है, उसको उस बिज़नेस के बारे में पता है। ये था। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रेफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल और फिजिकल setting against pollution caused by discharge of toxic and poisonous gas, effluent and solid waste is harmful to life। इसमें यही कहा गया है कि हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किससे, पोल्यूशन से। पोल्यूशन किस तरीके से होता है, जैसे कि डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैस, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह है, किसी भी तरीके से टॉक्सिक या पॉइजनस गैस इन्वायरमेंट में फैल चुकी है, ठीक है, कोई भी सॉलिड वेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है लाइफ्स के लिए। तो किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बना है। In the specific context of business environment, the legal enactment are aimed at preventing and controlling of air, water and land pollution, which is largely attributable to the growth and expansion of the manufacturing industry and modern transport system। यही कहा गया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका था। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन किसकी वजह से हो चुका था, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इंडस्ट्री के बढ़ने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका था और इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर डिस्चार्ज ऑफ फ्लाई ऐश, यानी कि डस्ट वगैरह जो होता है फैक्ट्री में से जो पाउडर निकलता है, डस्ट निकलता है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका था। एंड वर्सन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इमर्शन ऑफ स्मोक फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। यही है कि इंडस्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एयर पोल्यूशन क्रिएट हो चुका है। It is well known that atmospheric pollution is a serious health hazard for the people and is destructive of vegetations. However, legislation for the protection and improvement of environment was taken up seriously in the wake of the United Nations Conference on Human Environment held at Stockholm in June 1972, in which India has also participated. The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 was the earliest legislation of its kind. This was followed by the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 and then the Environment Protection Act 1986। तो इसमें यही कहा गया है कि
एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था और जो हमारा वेजिटेशन था वो भी ख़राब हो रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ, एक लेजिस्लेशन आया ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने इन्वायरमेंट को सही रख सकें। ये किसके द्वारा लाया गया था, ये लाया गया था यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। कहाँ पे हुई थी, स्टॉकहोम, जून 1972 में हुई थी, जिसके अंदर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहला जो एक्ट आया था वो वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके बाद एयर प्रोटेक्शन एक्ट आया था और उसके बाद आया था हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद हम देख लेते हैं वाटर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कि दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पोल्यूशन एंड द मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द होलसम ऑफ द वाटर। यानी कि इस एक्ट को लाने का मेन मतलब यही था कि हमें अपने वाटर पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, कि वाटर में जो पोल्यूशन हो चुका था, क्योंकि जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री के जितने भी खराब सब्सटेंस से वो क्या करती थी, पानी में डाल देती थी, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। हमें इस वाटर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना था और अपने जो वाटर है उसको भी रिस्टोर करके रखना था, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। द एक्ट कवर लैंड पोल्यूशन ऑल्सो, यानी कि इस एक्ट के अंदर लैंड पोल्यूशन भी आता है। It is provided under Section 25 that without the previous permission of the state board, no person can establish any industry operation or process or any treatment and disposable system like to discharge sewage or effluent into a stream or sewer or land. इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद ये कहा गया कि कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर सकता जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती है, जो अपनी इंडस्ट्री का वेस्टेज जो है वो वाटर में डाल रही है, ठीक है, जिससे कि हमें वाटर पोल्यूशन अराइज हो रहा है। तो उस तरीके की अगर इंडस्ट्री अगर आ रही है तो उनको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट बोर्ड से, ठीक है। उनको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से वो वाटर को है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आया था हमारा अंडर सेक्शन 24, कॉजिंग और परमिटिंग एनी पॉइजनस और पोल्यूटिंग मैटर टू एनी स्ट्रीम और वेल बाय एनी पर्सन इज़ प्रोहिबिटेड। यानी कि सेक्शन 25 जो हमारा सेक्शन 24 ये आया था वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है किसी भी तरीके का पोल्यूशन पॉइजनस जो है वो स्ट्रीम वगैरह में नहीं करेगा। किसी भी तरीके की स्ट्रीम में अगर उसने किया तो उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी उसके लिए। उसके बाद आता है हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। किस तरीके से हम अपने एयर को कंट्रोल कर सकते हैं, जो पोल्यूशन हो चुका है एयर में उसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। This act is aimed at prevention and control of the air pollution. It has been amended to cover noise pollution as well. इसके अंदर noise pollution भी आता है। This legislation contains similar provision as in the Water Act of 1974 regarding establishment of pollution control board at the state and central level. The act also requires that setting up any industry with discharge or emit any poisonous noxious or polluting matters or gas, the entrepreneur has to obtain permission of the state pollution control board and comply with the standards set by the board. सेम वही जो वाटर पोल्यूशन में था वही एयर पोल्यूशन में बताया गया है कि किस तरीके से हम जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए एक कमेटी बिठाई गई है, ठीक है, एक बोर्ड बिठाया गया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका काम क्या है, कोई भी अगर इंडस्ट्री वगैरह सेटअप हो रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले इस बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस बोर्ड ने जो भी नॉर्म्स वगैरह बनाए हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम जो है एयर पोल्यूशन को ख़त्म कर सकें, उससे बच सकें। उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आया था वो क्या कहता है, दिस एक्ट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन विच कवर नॉट ओनली लैंड वाटर एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। इसके अंदर सारे के सारा जो पोल्यूशन है वो कवर हो जाता है, बट ऑल्सो यूज ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस दैट इज एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन विच बाई रीजन्स ऑफ इट्स chemical or physical properties or handling is liable to cause harm to human beings or other living creatures, plants, microorganism, property or the environment. इसके अंदर लैंड वाटर एयर नॉइज पोल्यूशन ये तो आते ही आते हैं, बल्कि जो ह्यूमंस को, जो प्रॉपर्टी को, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, क्रिएचर्स को, जिनको भी किसी भी तरीके का पोल्यूशन से रिलेटेड हार्म हो रहा है उससे बचाया जा सके।
It has empowered the central government to take whatever action may be necessary or adopt such measures as are deemed necessary for protecting and improving the quality of environment and controlling environmental pollution. ये क्या कहता है कि वो सारे के सारे एक्शंस मेजर्स को अडॉप्ट कर लिया जाए जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें. एक्शन में बी टेकन फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड पेनल्टीज इम्पोज फॉर वायलेशन. उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिए जाए जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं, ख़राब करते हैं, जो भी नॉर्म्स स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएं. Government is empowered to issue direction regarding the discharge of pollutant and prescribe the procedures and safeguards to be adopted for handling hazardous substance. Any failure to comply with the provision of the Act and the rules, orders, and direction is punishable with imprisonment or फाइन और बोथ फॉर द ऑफेंडर्स. यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी बनाए गए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फॉलो नहीं करता है, रूल्स को, ऑर्डर्स को, डायरेक्शन को, उसको जो है वो पनिशमेंट मिलेगी. या तो उसको जेल डाल दी जाएगी या फिर उसको फ़ाइन लगाएगा या फिर दोनों ही काम होंगे, फ़ाइन भी लगेंगे और इम्प्रिजनमेंट भी हो जाएगी. इम्प्रिजनमेंट मे बी फॉर अ टर्म एक्सटेंडिंग up to 5 years or the fine order may be up to ₹1,00,000. तो ये थी हमारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड. इस चैप्टर में, इस यूनिट नंबर 5 में हमने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस थे, क्या क्या पॉलिसीज़ वगैरह थी 1990 तक. 1991 के बाद क्या क्या चेंजेस आए उस पॉलिसी में, क्यों चेंजेस लाने पड़े, क्या रीजंस था चेंजेस लाने का और किस तरीके के चेंजेस लाए गए. उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ा था वो था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में कि किस तरीके की क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से. उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक बिजनेस लॉ के बारे में. उसके बाद हमने पढ़ा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, यानी कि जिसके अंदर वो सारे एक्ट आते हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन, चाहे वो लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, या फिर कोई भी पोल्यूशन जो ह्यूमन को, क्रिएचर को, प्लांट को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट करता है. तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी. वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ इस जो पूरे चैप्टर का जो नोट्स का लिंक है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. जो पहली वाली 2 वीडियो है उसमें नहीं डला है, तो इसमें जो है पूरे चैप्टर का आपको लिंक मिल जाएगा. वहाँ पे उन वीडियोस को आप देख लेना, समझ लेना और लिंक जो है इसमें से नोट्स को पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना. साथ ही साथ कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.